एक बार पुनः सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। बच्चों, जो आज का टॉपिक है ये है फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियोसेक, मादा युग्मकोद्भिदी अथवा भ्रूणकोश। अब देखिए, कल मैंने आपको बताया था गुरुबीजाणुजनन क्या होता है, मेगास्पोरेंजेनेसिस क्या होती है। ठीक है, तो कल मैंने आपसे कहा था कि जो बीजांड होता है उस बीजांड का जो बीजांडकाय होता है, ठीक है, उसमें एक कोशिका क्या होती है, आकार में बढ़ जाती है, क्योंकि उस कोशिका में जो कोशिका आप देख रहे हैं केंद्रक और कोशिका द्रव्य स्पष्ट दिखाई देता है। इस चित्र में देखिए आप, केंद्रक और क्या हो रहा है, कोशिका द्रव्य स्पष्ट दिखाई दे रहा है, जिससे एक प्रकार की हाइपोडर्मल सेल बनती है। क्या बनती है? हाइपोडर्मल सेल। और इस हाइपोडर्मल सेल में पेरिक्लाइनल डिवीजन से एक प्रपस कोशिका बनती है, एक आर्कीस्पोरियल सेल बनती है। ठीक हो गया। और इस प्रपस कोशिका में परत विभाजन के परिणाम स्वरूप एक प्राथमिक वित्तीय कोशिका और दूसरी प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका का निर्माण होता है। ठीक हो गया। और मैंने कल आपको बताया था कि प्राथमिक वित्तीय कोशिका में किसी प्रकार का कोई विभाजन नहीं होता है, जबकि प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका में एक सामान्य और अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप 4 अगुणित मेगास्पोर बनते हैं, जो एक लाइनर टेट्राजर बनते हैं, एक रेखिक चतुष्क में बनते हैं। ठीक हो गया। और उन 4 मेगास्पोर में से जो 3 मेगास्पोर आप देख रहे हैं ये क्या हो जाते हैं, डीजेनेटिव, और 1 मेगास्पोर क्या होता है, फंक्शनल मेगास्पोर। इतना मैंने कल आपको बताया था। ठीक हो गया। अब उसी के आगे शुरू करते हैं। ये आपका जो मेगास्पोर इसका अंतिम चित्र है उसको देखिए आप। इसमें क्या हुआ, 4 मेगास्पोर बने, जिसमें 3 ऊपर बने और 3 क्या हो गए, डीजेनेटिव मेगास्पोर, यानी कि अक्रियाशील है, इनका कोई काम नहीं है। और एक क्या बना आपका नीचे वाला, फंक्शनल मेगास्पोर, क्रियाशील गुरुबीजाणु। आप देख सकते हैं जो ये डीजेनेटिव मेगास्पोर है ये समाप्त हो जाते हैं और बाद में क्रियाशील गुरुबीजाणु के पोषण में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। इतना मैंने कल आपको बताया था। अब देखिए, जो एक क्रियाशील गुरुबीजाणु होता है ये फंक्शनल मेगास्पोर होता है, यह फीमेल गैमेटोफाइट की प्राइमरी सेल होती है, और यह जो कोशिका होती है यह अगुणित होती है, हैप्लॉइड सेल होती है। ठीक हो गया। अब देखिए इस कोशिका में क्या हो रहा है, ये आपका फंक्शनल मेगास्पोर है, क्रियाशील गुरुबीजाणु है। इस क्रियाशील गुरुबीजाणु में पहला सूत्री विभाजन होता है। क्या होता है, पहला सूत्री विभाजन, जिसके परिणाम स्वरूप 2 केंद्रक बनते हैं, एक ऊपर बनता है और एक नीचे बनता है। एक आपका बनता है माइक्रोपाइल पर और एक बनता है कैलिजा पर। ठीक हो गया। कितने कोशिका केंद्रक बन गए, 2 बन गए। अब देखिए, एक केंद्रक आपका कहां बना, माइक्रोपाइल पर, और एक केंद्रक आपका कहां बना, कैलिजा पर। अब देखिए 2 केंद्रक बन गए। अब इन दोनों केंद्रकों में यहां पर क्या होता है, दूसरा सूत्री विभाजन होता है। ठीक हो गया। जिसके परिणाम स्वरूप 4 केंद्रक बनते हैं, 2 केंद्रक ऊपर बन जाते हैं और 2 केंद्रक आपके नीचे बन जाते हैं। आप देख सकते हैं। ठीक हो गया। अर्थात 2 केंद्रक बनते हैं माइक्रोपाइल पर और 2 केंद्रक बनते हैं निभाग पर, यानी कि दोनों केंद्रक विपरीत ध्रुव पर बनते हैं, अपोजिट पोल्स में बनते हैं। एक कहां बन रहा है आपका, माइक्रोपाइल पर, और एक कहां बन रहा है आपका, निभाग पर। ये कैसे बन रहा है, इसमें लगातार क्या हो रहे हैं, सूत्रीय विभाजन। देखो यहां पर एक फंक्शनल मेगास्पोर में क्या हुआ, पहला सूत्रीय विभाजन हुआ जिससे 2 केंद्रक बने। एक कहां बना, ऊपर की ओर, इसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। एक कहां बना, नीचे, इसको बोलते हैं कैलिजा पर। फिर यहां पर क्या हुआ आपका, दूसरा सूत्रीय विभाजन, जिसके परिणाम स्वरूप कितने केंद्र बने, 4, 2 ऊपर बने और 2 आपके नीचे बने। 2 कहां बने, माइक्रोपाइल पर, और 2 कहां बने आपके कैलिजा पर। इसके बाद फिर क्या होता है, यहां पर तीसरा सूत्रीय विभाजन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप 4 केंद्रक ऊपर बनते हैं ये, और 4 केंद्रक आपके नीचे बनते हैं। अर्थात 4 केंद्रक बनते हैं माइक्रोपाइल पर और 4 केंद्रक बनते हैं निभाग पर। ये कैसे बने,
यहां पर क्या हुआ आपका तीसरा सूत्री विभाजन। कहने का मतलब मेरा यह है कि एक क्रियाशील गुण बीजाणु में पहला सूत्र विभाजन होता है जिससे 2 केंद्रक बनते हैं, दूसरा सूत्र विभाजन होता है जिससे 4 केंद्रक बनते हैं, तीसरा सूत्र विभाजन होता है जिससे 8 केंद्रक बनते हैं। ये केंद्रक कहाँ बनते हैं? 4 केंद्रक बनते हैं माइक्रोपाइल पर और 4 केंद्रक बनते हैं आपके निभाग पर। ठीक हो गया। अब देखिए जो अगला चित्र है, इन 4 केंद्रकों में से जो 4 केंद्रक आप देख रहे हैं ये माइक्रोपाइल पर बने हैं और ये 4 कहाँ बने आपके निभाग पर बने हैं। इन चारों केंद्रकों में से फिर जो है 3 केंद्रक ऊपर और 3 केंद्रक नीचे आ जाते हैं और एक एक केंद्रक बीच में आ जाता है। ये दिखा देखो, यहां से एक केंद्रक यहां पर आ गया और यहां से एक केंद्रक आपका यहां पर आ गया। यहां कितने बच गए आप 3 और यहां भी कितने बच गए आपके 3 और बीच में कितने केंद्रक आ गए 2। इसको बोलते हैं पोलर न्यूक्ली, ध्रुवी केंद्रक। क्योंकि ये केंद्रक कहां से आए? ध्रुव से आए। एक माइक्रोपाइल पोल से आया और एक कहां से आया आपका कलेजा पोल से आया। इसलिए 3 केंद्रक माइक्रोपाइल पोल पर, 3 केंद्रक कलेजा के पोल पर और 2 बीच में आ गए। ठीक हो गया। ये बीच में कहां से आए? एक यहां से आ गया है और एक आपका यहां से आ गया। ठीक है, इसको बोलते हैं ध्रुवीय केंद्रक। इस तरह से 3 केंद्रक आपके माइक्रोपाइल पर बने और 3 कहां बने आपके कलेजा पर और बीच में कितने बने 2 बने, उन्हें क्या बोलेंगे ध्रुवीय केंद्रक। अब देखिए अंत में क्या बना, ये 3 केंद्रक यहां पर आ गए, ये 3 केंद्रक आपके फिर यहां पर आ गए। ठीक हो गया। और जो पोलर न्यूक्ली था, ध्रुवीय केंद्रक था, यह बाद में द्वितीय केंद्रक में बदल जाता है। सेकेंडरी न्यूक्लियस यह होता है डिप्लॉइड, इसको बोलते हैं 2n। क्या होता है? डिप्लॉइड। ठीक हो गया। क्योंकि एक केंद्रक यहां आया, एक केंद्रक क्या है, एक n यहां से आया, एक n यहां से आया, एक कौन सा हो गया आपका 2n हो गया। इसको बोलते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस, द्वितीय केंद्रक। और ऊपर जो माइक्रोपाइल में जो 3 केंद्रक थे, ठीक हो गया, देख रहे हैं आप 1 2 3, इनको बोलते हैं साइनगिड्स, अंड समुच्चय, और एक को बोलते हैं अंड कोशिका। और नीचे के जो 3 केंद्रक हैं इनको बोलते हैं प्रतिमुख कोशिकाएं। क्या बोलते हैं? अर्थात कहने का मतलब मेरा क्या है, माइक्रोपाइल छोर पर जो 3 केंद्रक थे वह अंड उपकरण का निर्माण करते हैं और जो कलेजा के छोर पर 3 केंद्रक थे ये एंटीपोडल सेल, प्रतिमुख कोशिकाओं का निर्माण करती है। और बीच में पोलर न्यूक्ली से बाद में जब इसका विकास होता है तो इससे क्या बनता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस, द्वितीय केंद्रक बनता है। यह क्या होता है, डिप्लॉइड होता है। ठीक है। तो एक क्रियाशील गुण बीजाणु से कुल कितने केंद्रक बन गए? 8 बन गए। ठीक हो गया। इसलिए लगभग जो है 81% पुष्पी पौधों में इस प्रकार का भ्रूणकोश पाया जाता है। ये आप देख रहे हैं भ्रूणकोश है जिसमें 3 सेल ऊपर होते हैं, इसको बोलते हैं एग एपेटस, 3 सेल नीचे होते हैं, इसको बोलते हैं एंटीपोडल सेल, और बीच में होता है सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो 81% फ्लावरिंग प्लांट्स में इस प्रकार का भ्रूणकोश पाया जाता है और इस प्रकार का भ्रूणकोश पॉलीगोनम टाइप भ्रूणकोश कहलाता है। ये पॉलीगोनम टाइप एम्ब्रियो सैक कहलाता है। यानी कि ऐसा भ्रूणकोश जिसमें 3 केंद्रक ऊपर जो एग एपेटस का निर्माण करते हैं और 3 केंद्रक नीचे जो एंटीपोडल सेल का निर्माण करते हैं और बीच में सेकेंडरी न्यूक्लियस बनता है। इस प्रकार के भ्रूणकोश को पॉलीगोनम टाइप एम्ब्रियो सैक कहा जाता है। तो आज आपने क्या पढ़ा, फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कैसे होता है। सिंपल है, एक बार और देख लीजिए। ये क्रियाशील गुण बीजाणु में क्या हुआ, फर्स्ट में माइटोसिस जिससे 2 केंद्रक बन गए, सेकंड माइटोसिस 4 केंद्रक बन गए, थर्ड माइटोसिस 8 केंद्रक बन गए, 4 ऊपर 4 नीचे। अब देखो इन चारों में से ये अपोजिट ध्रुव पर है, विपरीत पोल पर है। अब इन यहां से क्या आया, एक न्यूक्लियस आपका यहां पर आ गया और यहां से एक न्यूक्लियस आपका यहां आ गया, 3 ऊपर बच गए 3 नीचे बच गए। ठीक है। ये कहां से आए, ये केंद्रक कहां से आए आपके ध्रुव से आए, इनको क्या बोलते हैं ध्रुवीय केंद्रक। और 3 कहां बच गए,
माइक्रोपाइल पर, 3 कहाँ बच गए, निभाग पर, ठीक है। और जो माइक्रोपाइल पर 3 केंद्रक थे वह क्या बनाते हैं, एग एपेटस, और जो 3 केंद्रक निभाग पर थे वो बनाते हैं एंटीपोडल सेल, और पोलर न्यूक्लियस से सेकेंडरी न्यूक्लियस का निर्माण होता है। ठीक हो गया। तो मेरे आपको ये समझ में आ गया होगा। तो मैंने आपसे कहा था कि इस प्रकार का ब्रोंकोस पॉलीगोनम टाइप एम्ब्रियोसेक कहलाता है, और मोस्टली फ्लावरिंग प्लांट्स में इस प्रकार का ब्रोंकोस देखने को मिलता है। अब अगला टॉपिक आपका होगा परागण। कल संडे है, कल कोई वीडियो नहीं बनेगी, और आशा करता हूं कि आप लोग इसका डायग्राम बनाएंगे और नोट्स में भेजूंगा, इसको लिखेंगे। बहुत धन्यवाद।